तो जब हम क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री पर जाते हैं तो सबसे पहले जो साइंटिफिक मैनर में क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया था और क्लासिफिकेशन किया था वो एरिस्टोटल थे। एरिस्टोटल ने सबसे पहले प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया। प्लांट्स को क्लासिफाई किया था उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेस पर, और प्लांट्स को उन्होंने डिवाइड किया था ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। इन द सेम वे ही आल्सो क्लासिफाइड द एनिमल्स इनटू एनाइमा एंड इनाइमा। एनाइमा ऐसे एनिमल्स जिनके ब्लड में आरबीसीज नहीं होती हैं और उनको एनाइमा कहते हैं, और जिनके ब्लड में आरबीसीज होती है उनको इनाइमा कहते हैं। इसके बाद कैरोलस लिनियस जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हैं, इन लिनियस टाइम ए 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज डेवलप्ड, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, जिसमें सारे के सारे प्लांट्स को किंगडम प्लांटी में प्लेस किया गया और सारे के सारे एनिमल्स को किंगडम एनिमेलिया के अंदर डाला गया। लेकिन इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, उन दोनों को एक साथ रख दिया। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, उनको भी एक साथ रख दिया। इसके अलावा जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जैसे कि ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगी, इन दोनों को भी एक साथ रख दिया। मतलब इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं किया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को सेपरेट नहीं किया, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर सब एक साथ कर दिया। इसके अलावा बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं प्लांट उनको नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनको भी किंगडम प्लांटी के अंदर प्लेस कर दिया। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बैक्टीरिया को भी किंगडम प्लांटी में प्लेस कर दिया। ब्लू ग्रीन एल्गी जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसको भी प्लांट में प्लेस कर दिया गया। फंगी को भी प्लांट में प्लेस कर दिया गया। अच्छा, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को लिया गया, लेकिन बाद में ये सोचा गया कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के अलावा और फीचर्स को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। वो कौन कौन से फीचर्स थे जिनको और बाहर से लेना चाहिए? सेल स्ट्रक्चर, यानी कि हमें सेल के स्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। सेल वॉल किस चीज़ की बनी है ये भी हमें पता होना चाहिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पता होना चाहिए। कहाँ पे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है तो हैबिटेट का भी पता होना चाहिए। उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसकी भी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। और इसके अलावा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स यानी कि फाइलोजीनी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। कहने का मतलब है ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के अलावा भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है सेल स्ट्रक्चर की, नेचर ऑफ सेल वॉल की, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजीनी यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की। इसके बाद क्लासिफिकेशन सिस्टम में खूब ढेर सारे चेंज हुए, टाइम टू टाइम काफ़ी चेंज हुए। फाइनली आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। आर.एच. व्हिटेकर ने सेल स्ट्रक्चर को कंसीडर किया। जो प्लांट की बॉडी होती है यानी थैलस ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट बॉडी विच डोंट हैव द रूट स्टेम एंड लीफ इज कॉल्ड थैलाइड बॉडी। सो थैलस का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरीके का न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, एंड रिप्रोडक्शन को भी कंसीडर किया, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी कंसीडर किया आर.एच. व्हिटेकर ने। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म को टोटल 5 किंगडम में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। डियर स्टूडेंट्स, आओ पांचों किंगडम्स को शॉर्ट में देखें। किंगडम मोनेरा, देखो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबको किंगडम मोनेरा में प्लेस किया गया है। बाकी प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया इन सब में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेल वॉल, किंगडम मोनेरा के मेंबर्स की सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होती है, यानी इनकी सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता और ये पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड का बना होता है। प्रोटिस्टा में कुछ मेंबर्स में सेल वॉल होता है और कुछ मेंबर्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। फंगी में सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो काइटिन का बना होता है। प्लांटी में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो सेलुलोज का बना होता है। और किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किंगडम मोनेरा के मेंबर्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है।
किंगडम फंगी में बॉडी मल्टी सेलुलर होता है या कुछ लूज टिश्यूज होते हैं। प्लांटी में टिश्यूज और ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और किंगडम एनिमेलिया में सबसे ज्यादा डेवलप्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें टिश्यूज, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तीनों होते हैं। न्यूट्रिशन की बात करते हैं। किंगडम मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों तरह का न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कीमोसिंथेटिक भी होता है और फोटोसिंथेटिक भी होता है। कीमोसिंथेटिक कहने का मतलब ऑर्गेनिज्म्स किसी केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं और उसमें से जो एनर्जी निकलती है उससे एटीपी सिंथेसाइज करके अपना काम चलाते हैं। फोटोसिंथेटिक आप सबको पता है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। प्रोटिस्टा में न्यूट्रिशन की बात करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दोनों होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब इसमें कीमोसिंथेसिस नहीं होती। किंगडम फंगी में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो या तो सेप्रोफाइटिक होता है या पैरासाइटिक होता है। किंगडम प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, जो फोटोसिंथेटिक होता है। किंगडम एनिमेलिया में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो होलोजोइक या सेप्रोजोइक होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। और सेप्रोफाइटिक का मतलब न्यूट्रिशन ऑन डेड ऑर्गेनिज्म्स। तो हमने शॉर्ट में पांचों किंगडम को पढ़ा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। शॉर्ट में बता दूं, किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं, बाकी सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। मोनेरा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का बना होता है, बाकी सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बने होते हैं। क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया को चेंज करने की आवश्यकता ही क्या थी? यानी जब 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों थी? इसको अब हम पढ़ने वाले हैं। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और फंगी, इनको प्लांट्स के साथ में प्लेस कर दिया गया, यानी मॉसेस, फॉर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में प्लेस कर दिया गया। जबकि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट्स होते हैं और फंगी यूकैरियोट तो होता है, लेकिन उनका सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है प्लांट से। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ में प्लेस कर दिया गया, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास जो एक यूनिसेलुलर एल्गी होता है, इसको मल्टी सेलुलर एल्गी के साथ में प्लेस कर दिया गया। इसने फंगी और प्लांट को डिफरेंशिएट नहीं किया। जबकि फंगी के सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग होता है, वो काइटिना सेल वॉल होती है, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोजिक हुआ करती है। फंगस में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, लेकिन फंगस और प्लांट को एक साथ रख दिया गया। ये कुछ कमियां थी। तो जो नए किंगडम बने, तो मोनेरा के अंदर जितने प्रोकैरियोट्स थे उनको प्लेस कर दिया गया। प्रोटिस्टा के अंदर जितने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उन सबको प्लेस कर दिया गया, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी थे उनको एक साथ प्लेस कर दिया गया। उसमें से कुछ पहले प्लांटी में प्लेस किए गए थे, कुछ पहले एनिमेलिया में प्लेस किए गए थे। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला एल्गी में प्लेस किया गया था, पैरामीशियम अमीबा ये एनिमल किंगडम में थे। और जो नया किंगडम फंगी बना था उसमें जितने भी फंगी थे उन सबको इंक्लूड कर दिया गया। होप दैट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या जरूरत थी क्राइटेरिया को चेंज करने की क्लासिफिकेशन के लिए। अब जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो इवॉल्व हुआ उससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? मार्फोलॉजी के बारे में पता चलता है, यानी मार्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में पता चलता है, फिजियोलॉजी के बारे में पता चलता है, रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बारे में हमें पता चलता है, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स यानी फाइलोजेनी के बारे में हमें पता चलता है। तो होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनेरा।